नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी 1965 भारत पाक जंग की। कैसे भारत ने ये जंग जीती और कैसे रूस ने भारत की बड़ी मदद की थी। कैसे पाक का फैन रहा अमेरिका भी रूस के दबाव में पीछे हट गया था। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त से दोनों देशों के बीच युद्ध का सबब बनता रहा है। आजादी के वक्त भी कबायलियों के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का वजूद ही भारत के विरोध पर कायम था। पाकिस्तानी जनता को एक रखने के लिए भारत का डर और पाकिस्तान से नफरत दोनों बेचना पाकिस्तानी सियासतदानों की आदत थी। कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना पाकिस्तान के लिए सियासी मजबूरी थी, वरना पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में आजाद होकर बांग्लादेश बना, इस्लामाबाद के लिए सरदर्द बना हुआ था। खैबर पख्तून में पश्तूनों को संभालना पाक फौज के लिए बड़ी मुश्किल थी। पाकिस्तानी आला कमान जानता था, एक देश के तौर पर बने रहने के लिए पाकिस्तान को भारत का विरोध करते रहना होगा। 1950 में ही कश्मीर पर कब्जा करने की रणनीति पर पाकिस्तान में काम होने लगा था। पाकिस्तान जानता था कि सीधी जंग में भारत उसका नामो निशान मिटा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान उसी जहरीले आइडिया पर काम करने जा रहा था, जिस वजह से भारत का बंटवारा हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम का बंटवारा। कश्मीर में अधिक आबादी मुस्लिमों की थी, लिहाजा पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप, जिसमें सेना प्रमुख विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल अयूब खान की बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान को मौका मिला भारत और चीन के बीच हुई 1962 की जंग के बाद भारत अपनी फौजों को मॉडर्न बनाने की दिशा में काम कर रहा था। युद्ध के नुकसानों का आंकलन चल रहा था, सैन्य ताकत का नव निर्माण किया जा रहा था, जबकि पाकिस्तान पहली फुर्सत में अमेरिका का पिट्ठू बन गया। अमेरिका को रूस को साधने के लिए पाकिस्तान एक शानदार विकल्प लगा। यहीं से शुरू होती है अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की कहानी, जो आखिरकार अमेरिका की पीठ में कई बार पाकिस्तानी छुरे घूंपने के बाद खत्म हो गई। लेकिन ये सिलसिला जब शुरू हुआ, वही बना भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग की वजह। 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसके जरिए पाकिस्तान को अमेरिका से $700 मिलियन के सैन्य उपकरण मिले। इस सैन्य मदद ने पाकिस्तानी फौज को अचानक से आधुनिक और ताकतवर बना दिया। अब पाकिस्तान ने सोचा, यही मौका है चीन युद्ध के बाद अपनी सैन्य ताकत का नव निर्माण कर रहे भारत पर हमला करने का। अमेरिकी हथियारों के दम पर उछल रहे पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए इस बार कश्मीर और पंजाब की जगह गुजरात को चुना। 26 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी सेना ने कच्छ के इलाके में कंजरकोट और बयारबेट के इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सुलह कराने की पेशकश की, जिसके कारण 30 जून 1965 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम के एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के हवाले कर दिया गया। लेकिन रन ऑफ कच्छ तो बहाना था, पाकिस्तान का असली निशाना तो कश्मीर था। जुलाई 1965 में कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए एक गोरिल्ला ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे जिब्राल्टर का नाम दिया गया। इसके जरिए पाकिस्तान ने अपने फौजियों की घुसपैठ कश्मीर में कराई और इसका उद्देश्य था स्थानीय मुस्लिम आबादी को भारत के खिलाफ भड़काना। साथ ही मुजाहिद बनकर आए पाकिस्तानी फौज के जवान युद्ध की स्थिति में कश्मीर का कनेक्शन भारत से काटने की योजना बना चुके थे। पाकिस्तानी जनरल अयूब खान का मानना था, भारत किसी भी हालत में युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में कश्मीर में धार्मिक विद्रोह भड़काकर और फिर सैन्य मदद से कब्जा कर पाने पर उसका मंसूबा पूरा हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। इस ऑपरेशन की योजना अयूब खान के निर्देश पर 12 डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने की थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और विदेश सचिव अजीज अहमद को भी इस ऑपरेशन की जानकारी थी और उनकी भी सहमति थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की जिम्मेदारी सेना के 5 दस्तों को दी गई थी, जिनके नाम इस्लामी इतिहास के सैन्य विजेताओं तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन और गजनवी के नाम पर रखे गए थे। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए एक और ऑपरेशन किया गया था, जिसका नाम था नुसरत। ये तमाम दस्ते 24 जुलाई को अपने अपने पोस्ट के लिए रवाना हुए और 28 जुलाई को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का दुखद चैप्टर है। ये तमाम दस्ते अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम हुए और सिवाय गजनवी दस्ते
जो कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हुआ था, पूरे ऑपरेशन जिब्राल्टर बिखर कर दम तोड़ गया। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हमारे कश्मीर में तैनात सैनिकों की सप्लाई लाइन काटने की नीयत से रेल के इकलौते संपर्क को काटने के लिए अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना था। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन ग्रैंड सलाम ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले होना था। विशेषज्ञों के अनुसार ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च करना खुदकुशी करने के बराबर था। 25 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने दाना के इलाके पर कब्जा कर लिया। अब भारतीय सेना मुजफ्फराबाद के करीब थी। फिर 28 अगस्त को भारतीय सेना ने दर्रा हाजी पीर पर कब्जा कर लिया था। उस समय सेनाध्यक्ष जनरल मूसा का सब्र का बांध टूट गया और वो बहुत दुखी हालत में विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पास पहुंचे और कहा, मेरे जवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है। 6 सितंबर 1965 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, जिसकी जानकारी अयूब खान को सुबह 4 बजे के करीब मिली। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान के कुछ इलाके भारत के कब्जे में और भारत के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आए थे। 11 सितंबर को रक्षा सचिव नजीर अहमद ने जनरल अयूब को बताया कि कुछ देशों ने पाकिस्तान को हथियार देने से मना कर दिया। 15 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने शांति बहाली की अपील की। उसी दिन भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा वो युद्ध बंद करने को तैयार है, लेकिन युद्ध जारी रहा। 17 सितंबर को चीन ने एक बयान जारी कर कहा, भारत कश्मीर के मसले को कश्मीरी जनता की इच्छा के अनुसार हल करे। पाकिस्तान ने चीन के इस बयान का स्वागत किया। ये वो समय था जब पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया कि वो युद्ध विराम का समझौता स्वीकार करे। खुद पाकिस्तान भी कश्मीर समस्या को सैन्य शक्ति की बजाय कूटनीतिक तरीके से हल करने के पक्ष में था। ऐसे मौके पर राष्ट्रपति अयूब खान ने मुनासिब समझा कि वो अपने पुराने दोस्त चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई से सीधे संपर्क कर विचार विमर्श करे। लिहाजा 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात को राष्ट्रपति अयूब खान पेशावर से एक जहाज के जरिए बीजिंग पहुंचे और अगले दिन वापस आ गए। इस दौरे में विदेश मंत्री भुट्टो भी अयूब खान के साथ थे। दोनों ने चाओ इन लाई और मार्शल चिन शी के साथ 2 बार लंबी मुलाकातें की। बातचीत खत्म होते होते ये बिल्कुल साफ हो गया कि अगर पाकिस्तान चीन का पूरा समर्थन चाहता है तो उसे एक लंबी जंग के लिए तैयार होना चाहिए, जिसमें लाहौर और कुछ दूसरे शहर दुश्मन के कब्जे में जा सकते हैं। 20 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव मंजूर किया, जिसमें पाकिस्तान और भारत को आदेश दिया गया कि वो 22-23 सितंबर की दरमियानी रात को युद्ध बंदी की घोषणा कर देंगे। विदेश मंत्री भुट्टो को यूएन भेजा गया, जहां वो सुरक्षा परिषद के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख सके और उन्हें बताए कि कश्मीर का हल तलाश किए बगैर जंग समाप्त करना संभव नहीं। भुट्टो 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे और सीधे यूएन मुख्यालय पहुंच गए, जहां सुरक्षा परिषद की बैठक जारी थी। जंग के दौरान ही सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक शांतिपूर्ण समझौते तक पहुंचने के लिए अपनी मदद की पेशकश की। नवंबर 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सोवियत संघ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कश्मीर के मसले के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हर तरह के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी मॉस्को पहुंचे और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री का बयान बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन इसमें बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई गई। अयूब खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताने की कोशिश की कि भारतीय उपमहाद्वीप में सोवियत संघ को निर्णायक किरदार अदा करने की इजाजत देना अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा, मगर अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों का ख्याल था कि सिर्फ सोवियत संघ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे गठबंधन को रोक सकता है जिसमें चीन और पाकिस्तान एक तरफ हों और सोवियत संघ और भारत दूसरी तरफ। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि अमेरिका इस समय वियतनाम की जंग में पूरी तरह फंसा हुआ है और उसका मानना है कि चीन को भारतीय उपमहाद्वीप के मामलों में शामिल करना खतरनाक होगा। इन हालात ने सोवियत संघ को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बना दिया। अयूब खान अमेरिका से मायूसी की हालत में वापस लौटे और जनवरी 1966 के पहले हफ्ते में
16 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए। भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक बातचीत 7 दिनों तक चली। इस दौरान कई मर्तबा बातचीत स्थगित हुई। भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने बातचीत में कश्मीर का जिक्र शामिल करने से इनकार कर दिया था। उनके नजदीक कश्मीर का मसला तय किया जा चुका था और ताशकंद में बातचीत सिर्फ उन मसलों को हल करने के लिए की जा रही थी जो हाल की जंग के कारण पैदा हुए थे। इस तरह 10 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए। इसके तहत ये तय किया गया कि दोनों देशों की सेना अगले 1.5 महीने में 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में वापस चली जाएगी और दोनों देश कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर पाबंद रहते हुए बातचीत के आधार पर हल करेंगे। लेकिन ताशकंद समझौता अयूब खान की सियासी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। इसी समझौते के कारण पाकिस्तानी जनता में उनके खिलाफ गुस्से की लहर पैदा हुई और आखिरकार अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस युद्ध के शुरू होते ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस जंग में रूस ने भारत का जमकर साथ दिया। अमेरिका ने जहां पाकिस्तान को मदद के लिए सैन्य हथियार दिए, तो वहीं भारत ने हथियारों की सप्लाई रूस से ली। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद पहली जंग तमाम हुई। आज कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ भारत और पाकिस्तान की 1965 की जंग की कहानी और ताशकंद समझौते की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।